दोस्तों नमस्कार। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कल बीच में ही वीडियो रुक गया था, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए सॉरी। और एक कमेंट आया था कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए देखिए अभी तक तो बढ़ गया है डेट फॉर्म फिलअप करने का। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये हो सकता है कि दिसंबर और जून दोनों पेपर हो सकता है एक ही बार करा दे सरकार, या फिर इस तरह से अगस्त या सितंबर में भी जा सकता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो ये स्थितियां बढ़ रही हैं। तो हम लोग चलिए प्रैक्टिस सेट करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज सेकेंड पार्ट का यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी सामाजिक स्तरीकरण। तो इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ हम लोगों ने समझा, उसके बाद उसकी परिभाषाएं समझी और कुछ प्रैक्टिस एक आध प्रश्न भी हम लोगों ने किया। तो आज भी लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। पहले इसे हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष बनता ही बनता है। तो हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण का जो अर्थ समझा था कि स्तरीकरण शब्द जो है वो समाज शास्त्र में भूगर्भ विज्ञान शास्त्र से लिया गया है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं इस तरह से इसका अर्थ बनता है। अगर बात कही जाए कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है और इन स्तरों में ऊंच नीच की भावना पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक असमानता ही स्तरीकरण है, यानी जहाँ पर भी ऊंच नीच की भावना हो वहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। तो इसमें पहला देखते हैं कि स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है, यानी जो समाज है उन समाजों में ऊंच नीच की जो भावना है वो पाई जाती है, यानी उसका विभाजन होता है। ऊंचे लोग एक तरफ रहते हैं और ऊंच नीच इस तरह से मतलब अलग अलग लोग रहते हैं। दूसरा देखते हैं कि इन स्तरों में उच्चता एवं निम्नता का होना आवश्यक है, यानी सामाजिक स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये वर्ड, ऐसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उच्चता एवं निम्नता का होना आवश्यक है। राइट, देखते हैं नेक्स्ट। स्थायित्व, जब तक स्तरीकृत समूहों में स्थिरता न आ जाए उसे स्तरीकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अर्थात अस्थायित्व, जब तक स्तरीकरण समूहों में स्थिरता न आ जाए, मतलब जो समाज है उसमें स्थायिता अगर न हो तो वह स्तरीकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ठीक, इसी पर प्रश्न आगे आपको मिलने वाला है, तो आप ध्यान से अगर पढ़े रहेंगे तो लास्ट में जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आज ही इस वीडियो के अंत में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। चौथा है कि परस्पर संबंध होना, यानी सामाजिक स्तरीकरण में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध होना आवश्यक होता है। इसकी विशेषताएं हैं। सामाजिक स्तरीकरण की प्रगति सामाजिक तथा सांस्कृतिक दोनों होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों होती है, यानी सामाजिक स्तरीकरण की जो विशेषता है कि उसकी जो प्रकृति है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों होती है। राइट, 6 नंबर देखते हैं। स्तरीकरण एक तरह का प्रतिफल है, यानी स्तरीकरण में क्या होता है कि समाज में लोग ऊंच नीच की भावना मतलब इस तरह से बटा हुआ रहता है, उसका विभाजन होता है, तो उसका एक प्रकार का ये प्रतिफल होता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 7 देखते हैं। 7 पॉइंट में आपको कहा गया है कि स्तरीकरण संघर्ष का परिणाम है। संघर्ष का परिणाम है, यह संघर्ष समाज में शक्ति, धन, प्रतिष्ठा के कारण होता है जिसे सभी व्यक्ति अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। देखिए स्तरीकरण जो है वो संघर्ष का एक परिणाम होता है, यानी स्तरीकरण जो है वो संघर्ष का एक परिणाम है। यह संघर्ष समाज में शक्ति, यानी जो संघर्ष है वह समाज में शक्ति, धन, प्रतिष्ठा इन्हीं के कारण होता है। यानी जो स्तरीकरण है भाई, जिनके पास ज़्यादा धन है वो उच्च हो जाते हैं, जिनके पास कोई धन नहीं है वो नीच हो जाते हैं। तो समाज में इन्हीं के वजह से स्तरीकरण होता है, यानी सामाजिक स्तरीकरण होता है। राइट, तो इस तरह से जो ये प्रतिष्ठा है इन्हीं के कारण स्तरीकरण का संघर्ष होता रहता है, जिसे सभी व्यक्ति अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास धन हो, शक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, ये सब सभी व्यक्ति चाहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण गतिशील होता है। ठीक है, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वह गतिशील होता है। जैसे कोई अगर राजा है, कोई राजा आप देखे होंगे कहीं कभी, तो वो क्या है कि एक ऐसा समय आता है कि उसकी जो संपत्ति होती है धीरे 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 समाप्त होने लगती है, और एक जो गरीब होता है उसका भी एक समय आता है कि वो धीरे 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 थोड़ा अमीर होता चला जाता है। तो थोड़ा समय लगता है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि मेल्विन ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण को सॉरी मेल्विन ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की 5 विशेषताएं बताई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। देखिए, ये ब्लैक में जो है इसे आप ध्यान दीजिएगा। सामाजिक स्तरीकरण पुरातन होता है, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है ये प्राचीन होती है, पुराना होता है। तीसरा है, सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग बड़े का समाज हो, या बहुत विकसित देशों का समाज हो, या विकासशील देशों का समाज हो। अच्छा, विकसित और विकासशील अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता देता हूँ। विकसित वह देश जो विकास कर चुका है उसे विकसित कहेंगे, और वह देश जो विकास की राह पर अग्रसर है उसे विकासशील देश कहते हैं। विकासशील देश में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इस तरह से ये देश आते हैं। और विकसित देश ये वो देश होते हैं जो विकास कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो ऐसे देशों को विकसित देश कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप, यानी सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, ऐसा ट्यूमिन ने कहा था। पांचवा की सामाजिक स्तरीकरण एक परिणामिक प्रक्रिया है, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका एक परिणाम होता है। तो यहाँ पर आपको 5 चीज़ें मिल गई। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक होता है, स्तरीकरण पुरातन होता है, स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, स्तरीकरण विभिन्न स्वरूप होते हैं इसके, और स्तरीकरण एक परिणामिक प्रक्रिया है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। सामाजिक स्तरीकरण में क्या महत्व है, आइए देखते हैं। भला है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, यानी सामाजिक स्तरीकरण जो है उसका महत्व है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में यह सहायक होता है। दूसरा है कि मानव की मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है, यानी जो मानव की जो मनोवृत्ति है उसको वह निर्धारित करता है। कौन? सामाजिक स्तरीकरण। तीसरा इसका महत्व है कि व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करता है, यानी सामाजिक स्तरीकरण जो व्यक्ति है उसकी परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करता है। अगर परिस्थिति उसकी सही नहीं है तो वह नीच में आ जाता है, यानी छोटे तबके में आ जाता है। और अगर उसकी जो भूमिका है, अगर वो अच्छा है तो वो उच्च क्वालिटी में यानी अच्छी क्वालिटी में स्तरीकरण में आ जाता है। इस तरह से उसकी परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण सामाजिक स्तरीकरण के पर होता है। नेक्स्ट है सहयोग की भावना को बढ़ाना तथा संघर्ष से बचाव, यानी सामाजिक स्तरीकरण जो है वो भावना को बढ़ाता है और संघर्ष से बचाव करता है, यानी समाज में होने वाले संघर्ष को वार को वह रोकता है, यानी उसका बचाव करता है व्यक्ति का। अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, यानी सामाजिक स्तरीकरण जो है वह अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट है सामाजिककरण में सहायक, यानी सामाजिक स्तरीकरण ये सामाजिककरण में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रगति में सहायक, यानी समाज में होने वाली जो प्रगति है वह सहायक होता है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था और संगठन बनाए रखने में सहायक होता है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के दोष। देखिए, जिसमें कुछ महत्व होता है, गुण होता है, लाभ होता है, उसमें कहीं ना कहीं दोष भी मौजूद होता है, राइट। चलिए देखते हैं। पहला है सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन, यानी समाज में होने वाला जो विघटन है, जो बिखराव है,
इसे वो प्रोत्साहित करता है सामाजिक स्त्रीकरण। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति बड़ा है और छोटा, कुछ व्यक्ति बड़े हैं कुछ व्यक्ति छोटे हैं, तो बड़े वाले व्यक्ति में भी वही होता है कि चलो भाई हम लोग बड़े हैं एक तरफ रहेंगे, छोटे वाले कहेंगे चलो भाई हम लोग भी छोटे हैं एक तरफ रहेंगे। तो ये क्या करता है, उन्हें विघटन के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। ये इसके दोष हैं। दूसरा देखते हैं, निराशा एवं विद्रोह का प्रोत्साहन। तो सामाजिक स्त्रीकरण जब लोगों में, समाज में इस तरह से विघटन हो जाता है तो उनमें निराशा और विद्रोह की भावना प्रकट हो जाती है, यानी प्रोत्साहन उन्हें मिलने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक दूरी का बढ़ना, यानी इस तरह से जब विद्रोह हो जाएगा तो ऑटोमेटिक समाज में दूरी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है समाज को विसंयोजित करना। ऐसा नहीं, दूरी हो जाता है लेकिन वो फिर दूरी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो दूरी बढ़ती जाती है। असुरक्षित महसूस करना, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि वह स्त्रीकरण वहाँ पर हो जाता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण के दोष में ये 5 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पेन और कॉपी प्लीज आप लेकर बैठे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कि बंद स्त्रीकरण। स्त्रीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण दो प्रकार का होता है। पहला है बंद स्त्रीकरण, यह वंशानुगत या जन्म के आधार पर बना होता है। ये कैसे बना होता है, वंशानुगत एवं जन्म के आधार पर यह बना होता है। जैसे जनजाति तथा कृषक समाज, जैसे जनजाति तथा कृषक समाज, यानी इंडिया में जन्म लेने वाला बच्चा, उसे तुरंत उसका एक आधार मिल जाता है, यानी अगर वो उच्च क्वालिटी का है, मतलब हमारे देश में यानी इंडिया में 4 वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो वो जिस आधार जहाँ वो पैदा होता है वो उस कैटेगरी में शामिल हो जाता है। तो बंद स्त्रीकरण जो है ये वंशानुगत और जन्म के आधार पर बना होता है, जैसे जनजातीय या कृषक समाज। दूसरा है मुक्त स्त्रीकरण, यह आधुनिक समाज में पाया जाता है। इसमें योग्यता एवं कुशलता को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। मुक्त स्त्रीकरण में योग्यता एवं कुशलता को माना जाता है। बंद स्त्रीकरण में ये वंशानुगत और जन्म के आधार पर माना जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। योग्यता एवं कुशलता को महत्वपूर्ण माना जाता था। पहले क्या होता था कि जो लोग लड़ने में मजबूत होते थे उन्हें क्षत्रिय में रख दिया जाता था, जो लोग पढ़ने में तेज होते थे या इस तरह से होते थे उन्हें ब्राह्मण में रख दिया जाता था, जो कार्य कुशल में मजबूत हुआ करते थे, कार्य करते थे, उन्हें वैश्य और शूद्र में शामिल कर लिया जाता था। तो उसी आधार पर यदि आप इसे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। समाजशास्त्रियों द्वारा स्त्रीकरण का वर्गीकरण, थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में अब तक पढ़ लिया कि सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसे विभाजन है और इसकी क्या क्या, किस आधार पर ये विभाजन यानी विशेषताएं इसकी है। और मेल्विन ट्यूमिन ने 5 प्रकार की विशेषताएं बताई थी। सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक, पुरातन और सामाजिक स्तरीय प्रत्येक समाज में पाया जाता है, और सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप और परिणामिक, ये 5 इन्होंने मेल्विन ट्यूमिन ने बताई थी। और सामाजिक स्तरीकरण का महत्व हम लोगों ने 8 देखा। अब इसके बाद हम लोग देखें सामाजिक स्तरीकरण के दोष, जो 5 थे। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार में हम लोगों ने बंद स्त्रीकरण और मुक्त स्त्रीकरण हम लोगों ने पढ़ा। बंद स्त्रीकरण में ये वंशानुगत और जन्म के आधार पर होता है, और मुक्त स्त्रीकरण में यह योग्यता एवं कुशलता को महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। और इसके बाद हम लोग अब देखेंगे बाल्टीमोर ने स्त्रीकरण के 4 प्रकार बताए हैं। पहला तो है दास प्रथा,
दूसरा है जाति, तीसरा है जागीर और चौथा है वर्ग। तो बाटोमोर ने ये चार जो बताए हैं सब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे में एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसमें से आपको 3 दे देगा और 1 नहीं देगा, और कहेगा कि बाटोमोर ने स्त्रीकरण के 4 प्रकारों में से एक नहीं है। तो इस तरह से नेगेटिव फॉर्म में इस तरह से प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक, तो अगर आपको इसे याद करना है तो कैसे याद करेंगे? आपको इसे याद करना है तो कैसे याद करेंगे? तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जाति वर्ग दास प्रथा की जागीर है बाटो। ठीक, जाति वर्ग दास प्रथा की जागीर है बाटो मोर। यानी आप यहाँ से बाटो मोर की 4 प्रकार के स्त्रीकरण को आप यहाँ से समझ पाएंगे। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर लगा होगा। अब देख लेते हैं, ओल्सन ने 2 प्रकार के बताए हैं, वैयक्तिक और अवैयक्तिक। ओल्सन ने कितने प्रकार बताए हैं? सामाजिकरण के स्त्रीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण के कितने प्रकार बताए हैं? 2, वैयक्तिक और अवैयक्तिक। चार्ल्स बर्गेल ने 2 प्रकार बताए हैं, वैयक्तिक और सामूहिक। ओल्सन ने 4 प्रकार बताए हैं, सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन, संघर्ष एवं तनाव को कम करना, एकीकरण को प्रोत्साहन, सामाजिक प्राकृतिक संभव। तो ये 4 प्रकार ओल्सन ने बताए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार को। अब देख लेते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें तो आप 2 प्रकार देख सकते हैं। पहला है प्राणी शास्त्रीय यानी प्रदत्त आधार। इसके अंतर्गत 5 हैं, लिंग, आयु, प्रजाति, गोरे काले, जन्म और शारीरिक कुशलता। देखिए, प्राणी शास्त्रीय प्रदत्त आधार जो है, इसके आधार पर लिंग, आयु, प्रजाति, जैसे प्रजाति में गोरे और काले, तो गोरे और काले, गोरे कौन होते थे? जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे यानी ब्रिटेन। और काले कौन होते थे? हिंदुस्तान यानी हम। तो गोरे लोग हमें क्या कहते थे? काले कहते थे। ठीक, और चौथा है जन्म और 5वां है शारीरिक कुशलता। और इसमें हम लोग दूसरा देखेंगे अर्जित यानी सामाजिक सांस्कृतिक आधार, यानी इसके अंतर्गत ये 5 आते हैं, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति। और यहाँ से आपको प्रश्न भी पूछ सकता है कि भाई अर्जित या सामाजिक संस्कृति के आधार पर कौन इसमें शामिल नहीं है? तो उसमें से 3 ऑप्शन आपको दे देगा, 1 ऑप्शन नहीं देगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ से वो पूछ सकता है। आगे देखेंगे समाजशास्त्रियों द्वारा स्त्रीकरण के आधार। मार्क्स ने आर्थिक समाज में 2 वर्गों की बात की है, पूंजीपति वर्ग और दूसरा है सर्वहारा युग। ये 2 बातें इन्होंने कहा है, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सोरोकिन ने और वेबर ने दोनों ने मिलकर के 3 आधार बताए हैं, राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक। सोरोकिन और वेबर ने 3 आधार बताए हैं, राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक। पार्सन्स ने 6 आधार बताए हैं, नातेदारी संबंधी सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्य, सत्ता और शक्ति। डेविस ने 2 आधार बताए हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा की। देखिए, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पद पर निर्भर करती है एवं सम्मान उस पद के अनुरूप कार्य करने का व्यक्तिगत गुण है, अर्थात सम्मान भूमिका को मिलता है। हरलोम्बोस ने 3 आधार बताए हैं, शक्ति, प्रतिष्ठा और धन। ये 3 आधार हरलोम्बोस ने बताए हैं। इंकल ने 2 आधार बताए हैं, पहला तो वस्तुनिष्ठ, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ। यह मूर्त होता है जिसे देखकर ही बताया जा सकता है कि यह मूर्त है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि बड़ा नहीं होगा तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दूसरा है कि व्यक्तिनिष्ठ, इसे केवल अनुभूति के आधार पर ही बताया जा सकता है। और आप लोगों ने जो मैंने लिंक दिया था पिछली वीडियो में, कल के वीडियो में, उसमें उस लिंक को आप लोगों ने शायद नहीं देखा। वो प्रैक्टिस सेट था टीचिंग एप्टीट्यूड का, बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैंने खुद बनाया है उसे। तो प्लीज़ आप जाकर के उसे ज़रूर देखिए। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 के नाम से वहाँ पर दिया गया है, और यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ
सोशियोलॉजी के नाम से होगा, उसमें प्रैक्टिस सेट होगा, प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। व्यक्तिनिष्ठ, इसे केवल अनुभूति के आधार पर बताया जा सकता है। तो अगर इस तरह से नहीं है तो मैं इसमें भी लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई जा करके देख सकते हैं भाई। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई सारी वीडियो, तो प्लीज़ आप बारी बारी से सभी वीडियो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न बाहर से आने के लिए संभावना नहीं होती है और इसी इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, बाटोमोर ने दो आधार बताए हैं, एक तो प्रतिष्ठा, दूसरा शक्ति। ओल्सन ने तीन आधार बताए हैं, शक्ति, सुविधा और सम्मान। तो इस आधार पर हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया देख लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ओल्सन, चार्ल्स बर्गेस, सामाजिक स्तरीकरण का आधार, जिसमें प्राणी शास्त्री प्रदत्त आधार, अर्जित सामाजिक संस्कृति के आधार, ये पांच उस दोनों में है। समाजशास्त्रियों द्वारा स्तरीकरण के आधार पर मार्क्स ने दो बताए हैं वर्ग, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सोरोकिन और वेबर ने तीन बताए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक। पार्सन्स ने 6 आधार बताए हैं। डेविस ने 2 बताए हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा। हार्लोम्बोस ने 3 आधार बताए हैं, शक्ति, प्रतिष्ठा और धन। इंकल ने 2 आधार बताए हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। बाटोमोर ने 2 बताए हैं, प्रतिष्ठा और शक्ति। ओल्सन ने 3 आधार बताए हैं, शक्ति, सुविधा और सम्मान। अब आइए देख लेते हैं, 2 या 3 प्रश्न मैंने बनाए हैं, तो इस आधार पर अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है स्तरों में विभाजन, परस्पर संबंध होना। स्तरीकरण एक तरह का प्रतिफल है, गतिशील नहीं होता है, यानी सामाजिक स्तरीकरण गतिशील नहीं होता है। तो देखिए, सामाजिक स्तरीकरण की जो विशेषता है वह है स्तरों में विभाजन, परस्पर संबंध होना, स्तरीकरण एक तरह का प्रतिफल है। ये तीनों सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं हैं, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण गतिशील नहीं होता है, यह नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। यानी सामाजिक स्तरीकरण गतिशील होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग सर्वहारा की बात किसने की? पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग की बात किसने की? मार्क्स ने, वेबलन ने, ओल्सन ने या बाटोमोर ने? इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं प्रदत्त आधार, अर्जित, दोनों या कोई नहीं। तो सामाजिक स्तरीकरण के जो आधार हैं वो है प्रदत्त आधार और अर्जित आधार, यानी दोनों, यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो वीडियो को लाइक करें। आज का सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे कि और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी ये फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।